गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन में 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहली वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। इसके बाद बच्चों हमने केपलर के लॉ पढ़े सेकंड वीडियो में, और केपलर के लॉ में जो हमारा थर्ड लॉ था, उस थर्ड लॉ में हमने पढ़ा कि जो आर क्यूब होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को देख लें और इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करके आए कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आर क्या था यहाँ पर, मीन रेडियस थी, और टी क्या था यहाँ पर, टाइम पीरियड था। स्टूडेंट, इस केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर रूल। इन्वर्स स्क्वायर रूल न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज़ करके, केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर रूल। एंड दिस रूल स्टेट्स दैट attraction force between two objects is inversely proportional to the square of distance between them. So this is the inverse square law. Means F is inversely proportional to the square of distance between them, the square of distance between two objects, and this is called inverse square law. स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं इस डिस्टेंस को, ये r क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है सन और प्लेनेट के बीच में, अगर इस r को मैं d कंसीडर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ d क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू a कांस्टेंट, राइट। तो आज हम इसका प्रूफ करते हैं कि न्यूटन ने कैसे केपलर लॉ का यूज़ किया अपने इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करने के लिए। इसी लॉ की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला भी निकाला था कि वेयर एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो चलो आज हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हमारे पास स्टूडेंट जब एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, दिख रहा है ये, हाँ, जब एक ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पाथ की रेडियस r है, और यहाँ पे r की जगह d ले लेते हैं, इस पाथ की रेडियस d है और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद करना रहेगा, mv स्क्वायर अपॉन d लिख देते हैं, 11th क्लास में तुम्हें इसका प्रूफ मिलता है, mv स्क्वायर अपॉन d। बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, तुम्हें पता है कि जो ये पाथ है एग्जैक्टली वो जो प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट करता है वो एक इलिप्स के फॉर्म में करता है ना। सन यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इलिप्स के पाथ में रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ इलिप्टिकल पाथ पे कि ये जो डिस्टेंस है d वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और जब डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो डिस्टेंस वेरिएबल होगी। डिस्टेंस क्या हो गई, वेरिएबल, मतलब ये चेंज होगी। v की बात करें तो वेलोसिटी भी चेंज होती है। हमने बात की थी कि जब ये प्लैनेट सन के पास जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जब ये प्लैनेट सन से दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसका मतलब v भी कैसी होती है, वेरिएबल। तो m को मैंने कांस्टेंट मान लिया। अब जैसे अगर मान लीजिए मुझे एक प्रपोर्शन के मार्क को इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है तो मैं कांस्टेंट लगाता हूँ। जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने g यूज़ किया था, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में k का यूज़ किया था। ऐसे ही यहाँ पर हम अगर मान लीजिए प्रपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। इसको उल्टा कर दो, अगर मैं इक्वल को प्रपोर्शन में कन्वर्ट करूँगा तो कांस्टेंट को हटा दूंगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, k, तो मैंने लिखा इनवर्स प्रोपोर्शन टू v स्क्वायर अपॉन d, राइट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना चाहूँ
तो वेलोसिटी इक्वल टू कैसे निकालते हैं या स्पीड इक्वल टू कैसे निकालते हैं एग्जैक्टली, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब हुआ एक पूरा चक्कर भाई डिस्टेंस, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, एक पूरा चक्कर काटने में कितनी डिस्टेंस आएगी, ये वाली सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आर हमने कितना ले रखा है, डी, क्योंकि हमने ये वाली डिस्टेंस डी कंसीडर की हुई है, अपॉन टाइम। यहाँ पर एक चक्कर का, एक रोटेशन का टाइम कितना होता है तुम्हारा टाइम पीरियड, तो मैंने इसको ले लिया टी। ये हमने केपलर लॉ में देखा था कि एक रोटेशन का जो टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड लेते हैं और टाइम पीरियड हमारा टी होता है। अब यहाँ पर फिर से आप देखो ये जो 2π है ये कांस्टेंट है, तो मैंने फिर से प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया, तो मैंने लिख दिया d अपॉन टी, कांस्टेंट को हटा दिया। स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे केपलर लॉ का यूज़ करना है यार। केपलर लॉ तुम्हारा यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज़ d³ अपॉन t² इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो इसका यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो v² d² अपॉन t²। अभी भी बात नहीं बनेगी, मुझे d³ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, d से मल्टीप्लाई करूँगा, d से डिवाइड करूँगा। तो मैंने d से मल्टीप्लाई किया और d से डिवाइड किया, तो देखिए ये यहाँ पर हमारे पास आया, ऊपर बन गया d³ v² d³ अपॉन t²। बच्चों d³ अपॉन t² हमने कांस्टेंट ले रखा है, सो यहाँ से ये जो हमारे पास में आएगा, एक मिनट, d³, यहाँ d भी आएगा ना, इंटू 1 अपॉन डी, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास d³ अपॉन t² एक कांस्टेंट है जो तुम्हें केपलर ने दिया, तो यहाँ से हमारे पास आया v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। इस कांस्टेंट को भी हमने फिर से हटा दिया, तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। बच्चों एक काम करते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² की जगह रखो 1 अपॉन डी, एक d यहाँ पे पहले से है, तो ये बन गया f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d², या f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² एंड दैट इज़ आर इन्वर्स स्क्वायर लॉ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर समझो। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तुम्हारे पास, सेंट्रीपिटल क्या लिख रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू mv² अपॉन डी, वेयर d इज़ वेरिएबल, v इज़ वेरिएबल, क्योंकि एक इलिप्टिकल पाथ पे है तो d भी चेंज होगा और वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² अपॉन डी, मैंने कांस्टेंट को हटा दिया, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पीड का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने देखा एक चक्कर में टाइम कितना लग रहा है, t के बराबर टाइम पीरियड, और एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी होगी, सरकमफ्रेंस, जिसको मैंने लिया 2πd। 2π फिर से एक कांस्टेंट बना, इक्वल टू को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया, d अपॉन टी आ गया। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इक्वेशन का, तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d² अपॉन t²। इसके बाद मैंने d से मल्टीप्लाई की, d से डिवाइड किया। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे ये कांस्टेंट चाहिए d³ अपॉन t²। मुझे यहाँ केपलर लॉ का यूज़ करके इन्वर्स स्क्वायर रूल को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वो यहाँ पर d से मल्टीप्लाई की, d से डिवाइड किया, तो ये आया v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बन गया d³, नीचे बन गया dt², राइट। ये जो d³ अपॉन t² है इसको मैंने केपलर लॉ से कर दिया कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हटा दिया, तो v² डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन डी आ गया। इस v² को उठा करके मैंने यहाँ पर रखा, v² की जगह आ गया 1 अपॉन डी, और इंटू 1 अपॉन डी, तो ये बन गया 1 अपॉन d²। सो f इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू d²। दिस इज आर इनवर्स स्क्वायर रूल। तो स्टूडेंट ये हमने इनवर्स स्क्वायर रूल कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्री फॉल।